हाँ जी बच्चों। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया, ऑल गुड। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना यूनिट नंबर 2, मनी की सप्लाई। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था डिमांड ऑफ मनी। तो मनी की डिमांड काफ़ी हद तक देखिए, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर है, तो कंज्यूमर के ऊपर ही मनी का डिमांड है कि पब्लिक या हाउस होल्ड्स कितना मनी अपने पास रखना चाहते हैं एज कैश इन हैंड। सो दैट इज डिमांड ऑफ मनी। बट टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे सप्लाई ऑफ मनी। तो अब जैसे अदर गुड्स होती है, कमोडिटीज है, उसकी सप्लाई डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, उसके लिए वो जितना प्राइस इंक्रीज होगा उतनी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज करेगा। लेकिन मनी की जो सप्लाई है दैट डिपेंड्स मेनली ऑन द बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंडली, दैट विल डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक। तीसरा, दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। यस, तो ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस मेनली गवर्नमेंट के हाथ में है कि मनी की सप्लाई कितनी होगी। तो आइए लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले इट इज मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, राइट? आओ बेटा। तो मनी सप्लाई का क्या मीनिंग है? सो मनी सप्लाई मीन्स स्टॉक ऑफ मनी। सर, मनी सप्लाई मीन्स जो मनी का टोटल स्टॉक है जो पब्लिक के पास अवेलेबल है। सर ध्यान दीजिए, इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल टू पब्लिक एज मीन्स ऑफ पेमेंट। तो मतलब वॉट एवर मनी वी हैव, हम लोगों के पास में जो मनी है वो मनी की सप्लाई है एज मीन्स ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ये तो है ही मनी के फंक्शंस। पब्लिक में क्या क्या इंक्लूड होगा बच्चों? हाउस होल्ड। तो आपके पास में जो मनी है, मेरे पास है, सब मिला दो, दैट इज मनी सप्लाई। सर दैट ऑल्सो इंक्लूड बिजनेस फर्म्स। तो उनके पास में जो कैश है, बैंक बैलेंस है, रेडी मनी, दैट इज ऑल्सो मनी की सप्लाई। इंस्टीट्यूशंस भी कवर होंगे, लेकिन भैया गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पास में जो मनी है वो हम मनी की सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। तो अभी इसमें एमसीक्यू क्या बनेगा? सिर्फ वो पूछेगा कि भाई मनी की सप्लाई इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय, एक्सेप्ट एक ऑप्शन हाउस होल्ड, दूसरा बिजनेस फर्म्स, तीसरा इंस्टीट्यूशंस, फिर एक्सेप्ट में गवर्नमेंट या बैंकिंग लिख दिया। तो यही आंसर हो गया। सर ये दोनों मनी सप्लाई में पार्ट नहीं है। और डिमांड डिपॉजिट भी इंक्लूड होगा। बच्चों, डिमांड डिपॉजिट का मतलब है वह मनी जो कि हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो पैसा करंट अकाउंट में है या जो सेविंग अकाउंट में है, बिकॉज दैट मनी कैन बी विड्रू एट एनी टाइम, you can withdraw that on demand, so it is called demand deposit, और ये मनी की सप्लाई में आएगा। लेकिन अब आरडी अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, ये मनी की सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये आप तुरंत विड्रॉ नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अवेलेबल, दिस इज नॉट अवेलेबल, दिस मनी इज नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट।
सिर्फ है ही नहीं आपके हैंड्स में, लेकिन अभी आपके सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसा है, तो यू कैन इशू चेक टू एनीवन, यू कैन ट्रांसफर दैट मनी, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई कभी भी कर सकते हो, तो दैट इज रेडी मनी। तो मनी में हम सिर्फ रेडी मनी इंक्लूड करेंगे। ओके, तो दिस इज सप्लाई ऑफ मनी, दिस रेफर्स टू टोटल स्टॉक held by public, that is household, firms and institution, बट जो मनी गवर्नमेंट के पास में है या बैंकिंग सिस्टम के पास में है वो इंक्लूड नहीं होगी। सर द सेकेंड क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द लॉजिक, रेशनाइल ऑफ मेजरिंग दिस मनी सप्लाई। मेरे को मनी की सप्लाई को मेजर करने की क्या जरूरत है? तो सर उसके लिए देखिए इन्होंने बताया कि जो मनी की सप्लाई है उसको हम इसलिए मेजर करेंगे टू गेन अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर्स ड्राइविंग मनी ग्रोथ। सप्लाई इज यूज्ड फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, सप्लाई इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड एंड डेविएशन है तो इट कैन बी कंट्रोल्ड। सर मनी की सप्लाई यानी टोटल मनी अवेलेबल विद पब्लिक। तो देखो जी, आप भी समझते हो कि अगर मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी, ठीक है, लेट अस कॉल इट लिक्विडिटी, तो अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी यानी लोगों के पास में ज्यादा पैसा होगा, तो आपको सर बड़ी अच्छी बात है, लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं, रुको तो सही। अब उसकी वजह से अगर देखिए मनी की हम सप्लाई बढ़ाते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होगा, उससे बेटा डिमांड बढ़ेगी, डिफरेंट चीजों की जो डिमांड है वो आपकी इंक्रीज होने लगेगी, और जब देखिए डिमांड बढ़ेगी तो उससे प्राइसेस बढ़ेंगे, और प्राइस बढ़ेंगे तो दैट इज इन्फ्लेशन। सर प्राइस बढ़ने से वहां पे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई क्यों बढ़ेगी जी? सर क्योंकि मनी की सप्लाई बढ़ी। एक बहुत देखिए पुराना चल आता है, लोग कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट को सपोज लोगों की गरीबी दूर करनी है तो व्हाई डोंट दे प्रिंट मोर करेंसी। ठीक है, अब बेटा करेंसी तो देखो ये सब गवर्नमेंट के हाथ में है ना, कितने भी प्रिंट कर दो और बांट दो पब्लिक में, तो दैट इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई, एम आई राइट? इससे मनी की सप्लाई बढ़ गई, पब्लिक के पास में जो स्टॉक अवेलेबल है वो इंक्रीज हो गया, सबको पैसा ही पैसा दे दिया सरकार ने। लेकिन बच्चों उसके बाद में जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो नहीं रह पाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि लोगों को इंक्रीज मनी के साथ में भी खरीद नहीं मिलेंगे, तो अल्टीमेटली देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब कोई फायदा नहीं होने वाला है, और इससे इकॉनमी कोलैप्स हो जाएगी, एक केओस की सिचुएशन बन जाएगी, जगह जगह लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, मारपीट मारकाट होने लगेगी। तो मनी की सप्लाई को बहुत ध्यान पूर्वक मेजर करना होता है, सर कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्सेस सप्लाई है ओके तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होने लगेगा, चीजों के रेट्स बढ़ने लगेंगे, और अगर सप्लाई कम है, लेट अस कॉल इट लो लिक्विडिटी, तो फिर वहां पे ग्रोथ नहीं हो पाएगी, डिमांड कम हो जाएगी और इकॉनमी नीचे जाने लगेगी, तो उससे रिसेशन होने लगेगा। एक्सेस सप्लाई से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कम सप्लाई से, लोअर सप्लाई से रिसेशन होगा, तो मनी की सप्लाई शुड बी बैलेंस्ड। ओके, चलिए
सर मनी की सप्लाई को कौन कंट्रोल करेगा? सोर्सेस क्या है? तो सोर्स में देखिए मेन है सेंट्रल बैंक। तो मेन सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी is central bank, and in most of the countries, almost in all the countries, only central bank is empowered to control the supply of money. रिजर्व बैंक है भारत में, हमारे यहाँ पर आरबीआई सेंट्रल बैंक है, ये हम सबको मालूम है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल कंट्रीज ये करेंसी इशू करता है। तो दिस इज प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, प्राइमरी सोर्स, ठीक है। और ये जो करेंसी इशू करता है बच्चों, ठीक है, दिस इज हाई पावर्ड मनी, ये हाई पावर्ड मनी है। और इससे और भी फॉर्म्स ऑफ मनी लाइक क्रेडिट मनी वो क्रिएट होते हैं, लेकिन सबका सोर्स है हाई पावर्ड मनी जो कि सेंट्रल बैंक इशू करता है, ठीक है। तो सप्लाई रिस्पॉन्सेज ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, सर दिस इज रिस्पॉन्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो ये तो मेरा पहला सोर्स हो गया, दैट इज सेंट्रल बैंक, और ये मेरा दूसरा सोर्स हो गया, दैट इज कॉमर्शियल बैंक्स का रिस्पॉन्स। अभी देखिए सेंट्रल बैंक कई बार ऐसा करता कि मान लो उसने रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट कम कर दी, जो स्टेचुरी रिजर्व्स हैं जैसे सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। अब वो रिजर्व रिक्वायरमेंट उसने कम कर दी, तो कॉमर्शियल बैंक्स को चाहिए कि वो पब्लिक को ज्यादा लोन दें ताकि मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़े। बट ऐसा हो सकता है ना कि कॉमर्शियल बैंक रिस्पॉन्ड ही ना करे, सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहा है, रिजर्व कम कर रहा है रिक्वायरमेंट्स, लेकिन कॉमर्शियल बैंक ज्यादा लोन दे ही नहीं रहे। तो इससे क्या होगा कि मनी की सप्लाई जो वो बढ़ा रहे वो नहीं बढ़ेगी। तो सेंट्रल बैंक का अपना इफेक्ट है और कॉमर्शियल बैंक का जो रिस्पॉन्स है वो भी एक अपना मेजर इफेक्ट है मनी की सप्लाई में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दो मेन सोर्स है, प्राइमरी सोर्स सेंट्रल बैंक क्योंकि वो हाई पावर्ड मनी इशू करता है, सेकेंडरी सोर्स दूसरा सोर्स इज रिस्पॉन्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक टू चेंजेस इन पॉलिसी। सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी चेंज कर रहा है उसको कॉमर्शियल बैंक कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो भी एक सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है। हालांकि ये इतना स्ट्रांग नहीं है, बट हाँ इट इज ऑल्सो स्ट्रांग सोर्स। ये तो है ही सेंट्रल बैंक। तो दिस इज आवर सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। आइए अब देखिए मनी सप्लाई का मेजरमेंट कैसे होगा। सर हाउ विल यू मेजर सप्लाई ऑफ मनी? तो देखिए बहुत आसान है बेटा, और मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई कंट्री टू कंट्री अलग है, ठीक कोई बात नहीं, टाइम टू टाइम अलग है। मतलब आप देखो ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे, मनी सप्लाई मेजरमेंट, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और ये चला आ रहा है। तो पहले ये था, फिर बाद में वो वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने चेंज कर दिया और उसकी जगह न्यू मनी मेजर्स ले आए। तो एक नया वहां पे आ गया सर ये NM 123 न्यू मनी। तो टाइम टू टाइम इनके मनी के मेजरमेंट में चेंजेस होते रहे हैं और वो अपना चेंजेस करते रहते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई यानी पब्लिक के पास में कितना मनी है कैसे पता लगेगा? सर मनी सप्लाई का मेजरमेंट करना है मेरे को, यानी कि पब्लिक और बच्चों पब्लिक के पास में कितना मनी है। तो बेटा सपोज करो अभी मैं आपके घर पहुंच जाऊं और आपसे पूछूं कि बताइए
आपके पास कितना मनी है? पहला, क्या आप मुझे बता देंगे? आप गवर्नमेंट को बता देंगे? आप रिजर्व बैंक को बता देंगे? और अगर आप बता भी देंगे तो क्या आप सच बताएंगे? और फिर एक एक व्यक्ति के पास जाके पैसे कैसे गिने जा सकते हैं? तो देखो, इस मेजरमेंट का जो अप्रोच है दैट इज डिफरेंट. ओके, अभी लेट अस से दिस इज ए करेंसी नोट. ओके, किसके पास है? रिजर्व बैंक को पता है? नहीं. सर इसने उसको दिया, उसने इसको दिया. लेकिन क्या रिजर्व बैंक को यह पता है कि उसने टोटल 100 रुपीज के कितने नोट मार्केट में इशू किए हुए हैं? हाँ सर, ये तो है उनके पास में. उनको ये मालूम है कि उन्होंने किस डिनोमिनेशन के कितनी करेंसी, कितने नोट मार्केट में इशू कर रखे हैं. और पता है, ये फिगर जो रिजर्व बैंक ने करेंसी इशू की हुई है, रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आती है. सर अगर आप अपना बैलेंस शीट बनाओगे तो कैश इन हैंड एसेट साइड में दिखाओगे, और रिजर्व बैंक वही फिगर टोटल अपनी लायबिलिटीज में दिखाएगा. तो एक एक व्यक्ति का कैश इन हैंड गिनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. लेकिन रिजर्व बैंक का कैश इन हैंड जो लायबिलिटी साइड में आ रहा है वो सिंगल फिगर है. तो मेजरमेंट में उधर से करूंगा, इंस्टेड ऑफ की पब्लिक से जाके पूछूं, मैं रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट से निकाल लूंगा ना कि लोगों के पास में कितना कैश इन हैंड है. तो मेजरमेंट उस साइड से करेंगे. बात तो वही है बेटा. सर ऐसे ही, क्योंकि बैंक का डिपॉजिट भी इंक्लूड करना है, तो अब आपके सेविंग अकाउंट में लेटस से 20,000 रुपए पड़े हैं, मेरे सेविंग अकाउंट में लेटस से 40,000 रुपए पड़े हैं. अब ऐसे सारे सेविंग अकाउंट जोड़ना तो बड़ा मुश्किल है. लेकिन देखिए, देयर आर फ्यू बैंक्स इन इंडिया, उनकी बैलेंस शीट में जो सेविंग अकाउंट है वो लायबिलिटी साइड में आ रहा है, डिपॉजिट. हमारी बैलेंस शीट में आ रहा है बैंक बैलेंस, असेट. उनकी में आ रहा है जी लायबिलिटी. तो वहां से वी कैन गेट कंसोलिडेटेड फिगर. सर थोड़े से बैंक्स हैं, सबकी लायबिलिटी साइड जोड़ लो, माने उसका डिपॉजिट अकाउंट ले लो, करंट अकाउंट ले लो, कैश इन हैंड के लिए रिजर्व बैंक का लायबिलिटी ले लो. अभी थोड़ा जो गवर्नमेंट के पास कैश इन हैंड है वो माइनस कर देते हैं, है ना, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होगा. तो मनी मेजरमेंट ऐसे करेंगे. सर मैं पूरे कंट्री का मनी मेजरमेंट एक बार में कर रहा हूं, एंड दैट इज टोटल सप्लाई ऑफ मनी. ठीक है सर, मेजरमेंट टाइम टू टाइम अलग कॉन्सेप्ट्स रहे हैं. सर इससे हम ये देख पाते हैं कि ये कंसिस्टेंट है विद द स्टैंडर्ड्स फॉर प्राइस स्टेबिलिटी. और इससे डेविएशंस देखेंगे तो रिजर्व बैंक के अपने स्टैंडर्ड्स हैं. अगर मनी की सप्लाई उस स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो वो मनी की सप्लाई को रिड्यूस करेगा, और अगर मनी की सप्लाई उस स्टैंडर्ड से कम है तो रिजर्व बैंक मनी की सप्लाई को बढ़ाएगा. सर दे हैव स्टैंडर्ड्स, उससे कंपेयर करते हैं सो दैट इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड. देखो, इन्फ्लेशन बुरी चीज है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम इकोनॉमी को ही बिठा दें. अभी डिमांड बिल्कुल, मनी की सप्लाई एकदम कम कर दो आप, डिमांड कम हो जाएगी. डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, लेकिन आपकी तो इकोनॉमी बैठ जाएगी, लोगों की इनकम ही खत्म हो जाएगी. तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए हम लोगों को गरीब नहीं कर सकते, परंतु इन्फ्लेशन को भी हम बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दे सकते. तो मनी का मेजरमेंट करके ही दे हैव टू डिसाइड. अब देखिए, आरबीआई 4 उसके मनी मेजर्स उन्होंने बताए. सर 4 मनी मेजर्स हैं, मनी सप्लाई डिनोमिनेटेड बाय M1, M2, M3, M4. ओके, बिसाइड्स रिजर्व मनी. रिजर्व मनी अलग है. तो ये मेरा रहा कॉन्सेप्ट. सर इसमें पहले हम पढ़ेंगे M1, M2, M3, M4. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है.
एग्जाम में आता ही आता है, इस पार्ट में आपको एक एमसीक्यू पक्का मिलेगा। M1 को नैरो मनी भी कहते हैं और M3 को ब्रॉड मनी भी कहते हैं। ये नाम है। अब वो क्वेश्चन पूछ लिया नैरो मनी कौन सी है, सर M1। ब्रॉड मनी कौन सी है, सर M3। बस ये दो याद रखिएगा, कोई बात नहीं है। सर ये ना नैरो टू ब्रॉड होता गया है। देखिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मनी मेजरमेंट के, तो M1, M2, M3, M4, ठीक है। मनी मेजरमेंट पूछेगा एग्जाम में तो आप M1, M2, M3, M4 ही रेफर करोगे। क्या है सर, इसमें करेंसी एंड क्वाइंस विद द पीपल, वही पब्लिक, ठीक है। और ये आपका हार्ड कैश जिसको आप कह सकते हो वो चीज है। सर ये बिल्कुल कोर जो कैश इन हैंड है वो है। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स, तो पब्लिक का जो मनी बैंक में है, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट यानी करंट और सेविंग अकाउंट वो भी जोड़ेंगे, और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई ये भी ऐड करेंगे। तो ये बिल्कुल नैरो मनी है, मतलब ये तो एक तरीके से वी कैन से हार्ड कैश है। ओके सर। M2 में क्या होगा बेटा, M2 में हम M1 तो लेंगे ही लेंगे, राइट, प्लस जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है वो जोड़ेंगे। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट वो ऐड हो जाएगा। तो M2 और M1 में क्या फर्क है सर, M1 में आपका हार्ड कैश है, करेंसी एंड कॉइन्स। दूसरा आपका जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई है। उसमें अगर हम पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट भी जोड़ लें, कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में भी रखते हैं, तो वो M2 आ जाता है। तो दिस इज M2, ठीक है। M1 में पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट हमने ऐड कर लिया, तो वो चीज M2 हो गई, मनी 2 कहलाती है। अब आता है M3। M3 का कॉन्सेप्ट है M1, ठीक है। यहां बेटा M1 लिखा है, गलती नहीं है। कुछ लोगों को लगता है M1 ये हो गया, M2 इज M1 प्लस, तो M3 इज M2 प्लस। ना ना ना, M1 ही है, सही लिखा है, ठीक है। MCQ में वो कर सकता है ऐसा हरकत। तो M3 इज इक्वल टू M2, तभी गलत हो गया सर। इट इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स भी इसमें ऐड करेंगे। टाइम डिपॉजिट होता है फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाला हो गया, तो ये ब्रॉड मनी कहलाता है, इसी को ब्रॉड कहते हैं। M4 में क्या करना है, M3 प्लस है, M3 है, ये सही है, लॉजिकल है। और इसमें हम पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स जोड़ लेंगे, जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पोस्ट ऑफिस में जो पैसा लोगों ने डिपॉजिट किया हुआ है। मतलब ये कि जो आपका इसमें देखो पोस्ट ऑफिस का सेविंग ऐड हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये M2 प्लस नहीं था, M1 प्लस था। बट इसमें पोस्ट ऑफिस का सेविंग और टाइम डिपॉजिट दोनों ऐड होगा, तो दोनों जोड़ेंगे। लेकिन NSC का पैसा नहीं जोड़ेंगे, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, ये ऐड नहीं होगा। बाकी पोस्ट ऑफिस का सारा डिपॉजिट ऐड कर दिया जाएगा। सर ये कैसा लगा, तो ये मनी के कॉन्सेप्ट्स हो गए, और ये आरबीआई यूज करता आया है बहुत लंबे समय से, ये यूज किए जा रहे हैं भारत में। मनी की सप्लाई का मेजरमेंट है, इस पर एक MCQ मिलना ही चाहिए। नैरो मनी, ब्रॉड मनी, आपका हार्ड कैश, डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, M1 प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, M3, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, पोस्ट ऑफिस नहीं बेटा, और M4, M3 प्लस
total deposit of post office except NSC. Okay. अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर, ये क्या है सर? मनी मल्टीप्लायर है तो मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूले में ये रहा, और ये है हाई पावर्ड मनी, और ये है मनी की सप्लाई। तो मनी की सप्लाई हार्ड कैश से ज्यादा होती है सर। जो हाई पावर्ड मनी है ये तो वही करेंसी है बेटा, लेकिन मनी की सप्लाई इससे कहीं ज्यादा होती है ड्यू टू आपका जो क्रेडिट सिस्टम है और बैंकिंग चैनल्स हैं, तो वो मनी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो मनी को मल्टीप्लाई करते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज करिए मैंने आपको 1000 रुपए दिए कैश, हार्ड कैश, हाई पावर्ड मनी, 1000 रुपए सिंपल। अब आपके पास कैश इन हैंड 1000 हो गया। यस सर। अब आप बेटा गए अपने बैंक और आपने वो 1000 रुपए बैंक को दे दिए। अब उसके बेसिस पे देखो बैंक की रिजर्व रिक्वायरमेंट है 100 रुपए की, और बैंक ने किसी व्यक्ति को 900 रुपए दे दिए लोन। अब देखिए सुनिए, कैश तो बैंक के पास पहुंच गई, 1000 रुपए का नोट आपने, मतलब 2 नोट थे बैंक में जमा कर 500 के, आपने जमा कर दिए, तो कैश तो बैंक पे गई, मनी की डेफिनेशन से बाहर हो गई। सर मनी सप्लाई में बैंक इंक्लूड नहीं होता। ओके, तो 1000 तो छोड़ो, लेकिन 1000 रुपए बेटा आपने अपने सेविंग अकाउंट में जमा किए थे, तो आपके सेविंग अकाउंट का बैलेंस 1000 रुपए हो गया। डिमांड डिपॉजिट है मनी, तो डबल काउंट नहीं हो रहा। एक तरफ आपका सेविंग अकाउंट है 1000 रुपए, वो मनी में काउंट हो रहे हैं, एक तरफ 1000 रुपए बैंक के पास कैश है, तो दोनों काउंट नहीं कर रहे, इसलिए बैंक को छोड़ दिया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब 1000 रुपए तो मनी में आ गए, आपके अकाउंट का बैलेंस 100 रुपए की रिजर्व थी 10%, लेट अस अज्यूम 10% रिजर्व है। बैंक ने किसी व्यक्ति को 900 रुपए क्रेडिट दे दिया, उसके अकाउंट में 900 रुपए क्रेडिट हो गए, अब उसके अकाउंट में बैलेंस हो गया, तो बेटा ये भी मनी की सप्लाई हो गई। अब इसके में से 90 रुपए बैंक ने रिजर्व रख के किसी को 810 का लोन दे दिया, तो क्या हो रहा है? मनी की सप्लाई बढ़ रही है। हाई पावर्ड मनी 1000 रुपए, लेकिन उसकी वजह से मनी की सप्लाई 10,000 हो रही है। मेरे एग्जाम्पल में जो मनी मल्टीप्लायर है वो 10 है और हाई पावर्ड मनी 1000 है, तो गवर्नमेंट ने अगर 1000 रुपए प्रिंट करे तो मनी की सप्लाई 10,000 हो गई। हाँ, सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। तो इस तरीके से बच्चों जो मनी है वो मल्टीप्लाई होती है, और हाई पावर्ड मनी से कहीं ज्यादा मार्केट में मनी की सप्लाई होगी। अब सही गलत नहीं, सही तो है ही, अच्छा बुरा आप डिसाइड करो। आइए सर, मनी मल्टीप्लायर अप्रोच, तो उसी पे हम बात कर रहे थे, करेक्ट है। तो ये अप्रोच वॉज प्रोपाउंडेड बाय, मतलब किसने इसको ढूंढा, उनका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन एंड एना, क्या पढ़ेंगे इसको, स्क्वाड्स, ठीक है, आई मे बी रॉन्ग, 1963। तो बच्चों ये बेटा ऐसी चीजें याद करनी पड़ती है, तो मिल्टन फ्रीडमैन एंड एना स्क्वाड्स 1963। ओके, कौन सी अप्रोच? मनी मल्टीप्लायर। ये सप्लाई की अप्रोच है, ठीक है। डिमांड में तो कई सारी थ्योरीज है, बट सप्लाई में ये सिंपल अप्रोच है। इन्होंने कहा भैया देखो 3 चीजों पे बात डिपेंड करेगी। पहला,
हाई पावर्ड मनी, H। सर ये दिस इज हाई पावर्ड मनी। तो जितना हाई पावर्ड मनी है, मनी की सप्लाई उस पर डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी सर। दूसरा, रेशियो ऑफ डिपॉजिट टू रिजर्व। तो रेशियो ऑफ डिपॉजिट टू रिजर्व्स, और तीसरा रेशियो ऑफ डिपॉजिट टू करेंसी। मतलब लोग देखिए, जितनी करेंसी है उसमें से कितना डिपॉजिट कर रहे हैं। मैंने आपको 1000 रुपए दिए, लेट अस से सबके पास एक एक हजार है, 100 लोगों के पास। आप समझो उस 100 में थे 100 आउट ऑफ 100 आर नॉट गोइंग टू डिपॉजिट दैट मनी इनटू बैंक। तो लेट अस से कि उसमें से सिर्फ 60 लोगों ने बैंक में पैसे जमा किए, बाकी 40 लोग घर पे कैश लेके बैठ गए। तो जो 40 लोग घर पे कैश लेके बैठ गए, उससे तो मनी मल्टीप्लाई नहीं हुई सर, वो तो ब्लॉक हो गया ना कैश। वो मनी की सप्लाई है बट उससे मल्टीप्लायर नहीं हो रहा। तो रेशियो ऑफ डिपॉजिट टू करेंसी मेरे एग्जांपल में 60% हो गया। 100 लोगों को हमने 1000 रुपए दिए, तो करेंसी हो गई जी 1 लाख। 100 लोगों को 1000 रुपए दिए, करेंसी हो गई जी 1 लाख। उसमें से 60 लोगों ने बैंक में वो 1000 रुपए जमा कर दिए डिपॉजिट, तो रेशियो 60%। तो पहले तो उसका 60% करेंगे, फिर हमारे पास में उसका जो देखिए डिपॉजिट है उसका भी रिजर्व के साथ में रेशियो है। सर अभी 10% कैश रिजर्व रखनी है बैंक को, तो बैंक पे अगर 60,000 डिपॉजिट पहुंचा है तो 6,000 बैंक रिटेन करेगा, CRR रखेगा, 90% लोन देगा, तो वो दूसरा रेशियो है। तो इन दो रेशियोज पर डिपेंड करेगा कि करेंसी में से कितना डिपॉजिट हो रहा है, फिर उस डिपॉजिट और रिजर्व का क्या रेशियो है, और करेंसी कितनी है। 3 फैक्टर्स है। ठीक, आई होप क्लियर है सब। अब है बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक। मनी सप्लाई डिपेंड्स अपॉन बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक दो तरीके से करता है। एक तो हाई पावर्ड मनी इशू करता है। सर रिजर्व बैंक ज्यादा करेंसी प्रिंट कर रहा है, ज्यादा नोट छाप रहा है, तो उससे मनी की सप्लाई बढ़ रही है। सर अगर हम फिर से एक बार डीमोनेटाइजेशन की बात करें, तो हाई पावर्ड मनी की सप्लाई एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई, तुरंत पूरा पैसा गायब। फिर रिजर्व बैंक ने धीरे धीरे करेंसी प्रिंट करी, इशू करी, तो हाई पावर्ड मनी की सप्लाई हो गई। तो सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी सर ये मेन है। दूसरा उनका रिजर्व रेशियोज का गेम रहता है। ठीक है सर, रेशियोज का गेम क्या है रिजर्व्स का, तो आपको भी पता है, जैसे CRR है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जो बैंक का डिपॉजिट है उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज बैंक को एज रिजर्व रखनी पड़ती है, तो उसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। फिर से सुनिए, अगर बैंक के पास लेटस से 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, कोई बड़ा बैंक है और 5% CRR है, 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, 5% CRR है, तो 5,000 करोड़ उन्हें कैश रिजर्व में रखने पड़ेंगे। वो लोन्स जो दे सकते हैं मैक्सिमम 95,000 के दे सकते हैं। बाकी तो ये कैश रिजर्व रेशियो, ऐसे ही एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। अब दोनों का एक ही काम है, दो अलग अलग रेशियोज हैं। तो जब सेंट्रल बैंक इन रेशियोज को, रिजर्व्स को बढ़ा देता है, तो बैंक को ज्यादा कैश रखनी पड़ती है और लोन्स कम हो जाते हैं, मनी की सप्लाई कम हो जाती है। और जब रिजर्व बैंक को मनी की सप्लाई बढ़ानी होती है
तो इन रिजर्व्स को सेंट्रल बैंक रिड्यूस कर देता है, तो बैंक को कम कैश होल्ड करनी पड़ती है और ज्यादा लोन्स दे पाते हैं, मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। तो रिजर्व बैंक दो तरीके से करता है, हाई पावर्ड मनी की सप्लाई और दूसरा बेटा रिजर्व रेशियो। सप्लाई ऑफ नॉमिनल मनी इन इकोनॉमी विल डायरेक्टली वेरी विद हाई पावर्ड मनी। तो जितनी हाई पावर्ड मनी इशू करेगा उतना मनी की सप्लाई बढ़ेगी। सर उसके बाद में अभी मेरा इतने से बात पूरी नहीं होती है। रिजर्व बैंक ने तो देखिए अपना कार्य कर दिया, मतलब उन्होंने सपोज करिए मनी की सप्लाई बढ़ा दी, कैसे? रिजर्व्स कम कर दिए, ओहो, सीआरआर एसएलआर कम कर दिए, इंटरेस्ट के रेट्स कम कर दिए, दैट इज दे आर इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई कम करनी होगी तो रिजर्व्स बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट के रेट भी बढ़ाएंगे। अब सपोज उन्होंने रिजर्व्स कम कर दी, रिक्वायरमेंट कम कर दी, अभी हमने अज्यूम किया, लेट अस से, फिर क्या अज्यूम किया कि जो सीआरआर है वो लेट अस से कि 10% है, ओके, सिर्फ 5 मान लेते हैं, तो सीआरआर इज, तो फिर से लिखना पड़ेगा 5%, ओके। अब अगर किसी बैंक के पास में जो डिपॉजिट है वो 1 लाख है, करोड़ हटा देते हैं, ओके, तो बैंक को सीआरआर में 5,000 का रखना पड़ेगा और जो मनी अवेलेबल है वो उसके पास है, सर कितनी है, 95, जो वो लोन्स दे सकता है, सो। अब अगर रिजर्व बैंक इस सीआरआर को बढ़ा के 6 कर दे तो देखिए ये 6,000 रखना पड़ेगा और मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, दैट विल बी 94। सर ये 1 लाख करोड़ था, बड़े बड़े बैंक्स की बड़ी बात है। तो एक मामूली सा डिफरेंस इन सीआरआर इंपैक्ट्स ह्यूजली सप्लाई ऑफ मनी। छोटा सा चेंज करेंगे सीआरआर में तो मनी की सप्लाई एक बहुत बड़ी अमाउंट से अफेक्ट होगी, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है उस चीज का। अब देखिए, अब सपोज करिए रिजर्व बैंक ने तो मनी सीआरआर कम कर दिया, पहले 6 था, लेटस से पहले 6 था, अब आरबीआई ने 5 कर दिया कि भैया कम रख लो, चलो मनी की सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन कॉमर्शियल बैंक्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने रिजर्व्स रिड्यूस नहीं किए, एक्सेस रिजर्व्स रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? एक्सेस रिजर्व्स। मतलब देखो आरबीआई कह रहा है कि भैया तुमको ना 5% सीआरआर रखनी है, लेकिन एक बैंक रखे पड़ा है 7, नहीं कर रहा 5, भाई उन्होंने तो 5 मिनिमम का, हम 7 रख रहे। सर ये बिहेवियर ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स है। अगर उनको ये जो लोन्स दे रहे हैं इस पे अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है या उन्हें रिस्क लग रहा है तो वो ये सोच सकते हैं कि छोड़ो लोन नहीं दे रहे, मनी को होल्ड कर लेते हैं। तो इससे मनी की सप्लाई आरबीआई तो कोशिश कर रहा है बढ़ाने की, पर एक्चुअल में नहीं बढ़ रही। दिस इज बिहेवियर ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। तो एडिशनल यूनिट ऑफ हाई पावर्ड मनी बच्चों अगर वो एक्सेस रिजर्व में चला गया, आरबीआई ने तो एडिशनल इशू किया, लेकिन बैंक्स ने क्या करा, एक्सेस रिजर्व्स, अपनी रिजर्व्स बढ़ा ली, कह रहे हम लोन नहीं देंगे, आ रहा है पैसा आने दो, लेट अस कीप इट। अरे तो भैया उससे एडिशनल लोन नहीं होंगे और इससे डिपॉजिट्स क्रिएट नहीं होंगे। हायर एक्सेस रिजर्व्स, अगर बैंक्स अपनी रिजर्व बढ़ाते हैं तो लोन कम होंगे, मनी की सप्लाई कम होगी
और अगर बैंक अपनी एक्सेस रिजर्व्स कम कर लेते हैं तो लोन ज़्यादा होंगे, मनी की सप्लाई बढ़ेगी। एक्सेस रिजर्व डिपेंड करती है बच्चों इंटरेस्ट रेट्स पर। बैंक को इस पे अच्छा ब्याज मिलेगा तो बैंक क्यों एक्सेस रिजर्व क्रिएट करेगा। और एक्सपेक्टेड डिपॉजिट आउटफ्लो, कि उसको लग रहा है डिपॉजिट्स जो हमारे पास हैं बैंक के पास, कितना उसमें पैसा हमको वापस करना पड़ेगा, कितना डिपॉजिट का आउटफ्लो हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। सर तीसरा हमारा बिहेवियर ऑफ पब्लिक है। तो हमारे पास सेंट्रल बैंक का बिहेवियर हुआ, रिजर्व की रिक्वायरमेंट्स और हाई पावर्ड मनी की सप्लाई। कॉमर्शियल बैंक का बिहेवियर हुआ कि वो एक्सेस रिजर्व कितनी रख रहे हैं। पब्लिक का भी बिहेवियर है। सर डिपॉजिट रेशो बताया था मैंने आपको, हमने 100 लोगों को 1,000 रुपया दिया, ठीक है, तो ऑल 100% आर नॉट गोइंग टू डिपॉजिट दैट मनी इनटू बैंक। से 60% पीपल, उसमें से 60 लोगों ने डिपॉजिट किया बैंक में, बाकी 40 घर रख लिए। तो इन दैट केस योर डिपॉजिट इज 60,000। तो हाई पावर्ड मनी 1 लाख इशू हुई, पर बैंकिंग चैनल में 60,000 पहुंची, मल्टीप्लाई वो 60,000 होगी, बची हुई 40,000 जो लोगों ने जमा नहीं किया मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो मनी का सर जो पब्लिक के पास सप्लाई है सर, उसमें C+DH यानी C प्लस रिजर्व्स, C फॉर करेंसी, D फॉर डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो पब्लिक, बैंक्स, सेंट्रल बैंक, ये 3 रेशियोज इनके चलते हैं। एक करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ये पब्लिक का है बच्चों, कि करेंसी कितनी है और उसमें से वो डिपॉजिट कितना कर रहे हैं। दूसरा रिजर्व रेशियो, तो डिपॉजिट्स में से रिजर्व्स कितनी है। और तीसरा हाई पावर्ड मनी। तो इन चीजों पे डिपेंड करेगा मनी की सप्लाई। तो करेंसी रेशियो सेट बाय डिपॉजिटर्स, जो कि पब्लिक के बिहेवियर पर है, ठीक, ये तो पब्लिक का बिहेवियर हुआ। एक्सेस रिजर्व्स, ये बैंक्स का बिहेवियर हुआ, ठीक है, ई। और रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो सेट बाय सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक ने सेट किया वो सेंट्रल बैंक का बिहेवियर हुआ। और प्रिस्क्राइब जो CRR की उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। करेंसी रेशियो जो उसका है, तो देखिए सी का मतलब जो पैसा, करेंसी रेशियो है मतलब जितना जितना करेंसी वो रोक रहे। ई जो बैंक्स ने एक्सेस रिजर्व्स किया हुआ है, और आर जो रिजर्व बैंक ने आपका रिजर्व रेशियो सेट किया हुआ है। तो रिजर्व बैंक ने कही 5% रोको, तो 5 ये हो गया बेटा। बैंक ने बना ली रिजर्व 7, तो 2 ये हो गई, एक्सेस तो 2 ही है। 7 रुपए गए 100 में से, और 40 रुपए पब्लिक रख के बैठ गई, सी जो करेंसी रेशियो, करेंसी उन्होंने रखी हुई है। सर 100 लोगों को 1,000 रुपए दिए, उनमें से 60 ने बैंकिंग चैनल में डिपॉजिट किया, 40 ने घर रख लिया, तो 40 रुपए तो यहाँ निकल गए। 2 रुपए कॉमर्शियल बैंक्स ने एक्सेस रख के, 5 रिजर्व बैंक ने रखवा लिए। तो इस प्रकार से, और ये हाई पावर्ड मनी है, तो मनी की सप्लाई निकल आती है। और ये मनी की सप्लाई के 3 मेन हमारे फीचर्स है, डिटर्मिनेंट्स हैं, बिहेवियर ऑफ पब्लिक, बिहेवियर ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड बिहेवियर ऑफ रिजर्व। क्रेडिट मल्टीप्लायर न्यू। चलिए, तो आज की क्लास में बेटा इसको इतना ही रखते हैं। रिमेनिंग वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।